दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 7 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। तो मोदी जी के द्वारा कर्तव्य भवन को इनोग्रेट किया गया है नई दिल्ली में। इसका जो पूरा नाम है, यानी कर्तव्य भवन का जो पूरा नाम है वो है कर्तव्य भवन 3। उद्घाटन कब किया गया है? 6 अगस्त 2025 को, और ये दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बनाया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो कर्तव्य भवन है इसका एरिया कितना है? तो लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर का एरिया है। इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो इसमें 2 बेसमेंट हैं और 7 मंजिलें हैं। कर्तव्य भवन का उद्देश्य है विभिन्न मंत्रालयों को एक परिसर में लाकर प्रशासनिक क्षमता और समन्वय को बढ़ाना। यानी कि बहुत सारे मंत्रालय एक जगह लाए जा रहे हैं, उनके जो ऑफिस है ना वो एक जगह लाने के लिए ये कर्तव्य भवन बनाया गया है। दोस्तों, ये जो कर्तव्य भवन है यह सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना का एक प्रमुख घटक है। ये यानी कि ये उसी का पार्ट है और इसका निर्माण किया है लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। देखिए, ये जो कर्तव्य भवन बनाया गया है इसमें कौन कौन से मंत्रालय शामिल किए गए हैं? तो इसमें गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय है। इसके अलावा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय है। तो जैसे इसमें 7 मंजिलें हैं ना, तो हर एक मंजिल पर एक मंत्रालय का मुख्यालय मतलब एक ऑफिस होगा जहां पर सारे अधिकारी वगैरह होंगे, जिससे क्या होगा कि कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान के लिए होप मिशन कहाँ लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा लद्दाख में। ठीक है, तो इसरो के द्वारा गगनयान के लिए होप मिशन लद्दाख में लॉन्च किया गया है। होप का फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन और व्यवहार का अनुकरण करना। यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों को ऐसा माहौल प्रदान करना जैसा माहौल मंगल ग्रह पर है और चंद्रमा पर है। तो ऐसे वातावरण को यहाँ पर तैयार किया जाएगा और यहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे वो मंगल और चंद्रमा के वातावरण के लिए तैयार हो सकेंगे। तो आपको याद ही है कि 2027 तक गगनयान मिशन लॉन्च किया जा सकता है, तो उसी के लिए अंतरिक्ष यात्री तैयार किए जा रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत यानी गगनयान मिशन के तहत ही ये होप मिशन लद्दाख में शुरू किया गया है। और ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो जो सो कार घाटी है लद्दाख में, जिसकी ऊंचाई लगभग 4530 मीटर है, यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। दोस्तों, गगनयान मिशन की बात करें तो गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा विकसित एक मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। यानी कि इस मिशन के तहत इसरो के द्वारा मानव अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इसका उद्देश्य है 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट या लियो में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना। तो 2027 तक इस मिशन को लॉन्च किया जा सकता है। इसरो के कुछ और इम्पॉर्टेंट मिशन डिस्कस करते हैं जो कि जीके से रिलेटेड हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। आर्यभट्ट की बात करें तो इसे 1975 में लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला सैटेलाइट था। रोहिणी RS-1 1980 में लॉन्च हुआ था। यह पहला भारत में निर्मित और लॉन्च किया गया उपग्रह है। एप्पल 1981 में लॉन्च हुआ था। यह पहला संचार उपग्रह प्रयोग था। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रमा पर पानी की खोज की पुष्टि के लिए ये लॉन्च किया गया था। चंद्रयान सेकेंड जो लॉन्च हुआ था 2019 में, और इसकी जो लैंडिंग थी वो असफल रही, लेकिन ऑर्बिटर इसका सफल रहा है। चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया गया था। तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ था। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसने सफल लैंडिंग की थी और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना था। मंगलयान 2013 में लॉन्च हुआ था। यह भारत का पहला मंगल मिशन था। आदित्य L1 तो सूर्य के कोरोना और सौर हवाओं के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है और ये भारत का पहला सौर मिशन है। गगनयान मिशन
2027 तक लॉन्च किया जा सकता है। तो यह भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। भारत सरकार ने किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नॉमिनेशन किया है? आंसर हो जाएगा इसका सारनाथ। तो भारत सरकार ने प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को धरोहर का दर्जा देने के लिए नॉमिनेट किया है। तो यह जो नॉमिनेशन किया गया है भारत के द्वारा, ये 2025-26 के साइकिल के लिए किया गया है। यानी कि 2025-26 के साइकिल में जो विश्व धरोहर स्थल की सूची जारी की जाएगी, तो उसके लिए ये नॉमिनेशन किया गया है। सारनाथ की बात करें तो 1988 से अस्थायी सूची में ये शामिल है। अब इसका नॉमिनेशन किया गया है। हो सकता है कि 2026 तक इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी मिल जाए। सारनाथ के बारे में बात करें तो यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और धार्मिक महत्व की बात करें तो गौतम बुद्ध ने यहीं ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया था। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक स्थल है, जो बोध गया, लुम्बिनी और कुशीनगर हैं। तो ये प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल हैं। और फिर इसके बाद नाम आता है सारनाथ का। स्थापत्य शैली की बात करें तो मौर्य, कुषाण और गुप्त काल की वास्तुकला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सारनाथ के कुछ प्रमुख स्मारकों की बात करें तो यहाँ पर धामेक स्तूप है। तो बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में ये निर्मित किया गया था। अशोक स्तंभ यहीं पर स्थित है। तो सम्राट अशोक द्वारा इसे निर्मित किया गया था। यहीं से हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है, वो लिया गया था। चौखंडी स्तूप तो बौद्ध की अपने पहले शिष्यों से भेंट का स्थल है यहाँ पर। और मूल गंध कुटी विहार है, ये महाबोधि सोसाइटी के द्वारा निर्मित आधुनिक मंदिर है। आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत में कुल 44 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित प्रकार का स्थल है। अभी जुलाई 2025 में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। 2021 से 25 तक के जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं भारत के, उनको देखते हैं। तो 2021 में धौलावीरा जो कि गुजरात में है, इसको घोषित किया गया था। 2021 में रामप्पा मंदिर, जिसे काकतीय रुद्रेश्वर भी बोला जाता है, ये तेलंगाना में है। 2023 में शांति निकेतन, ये पश्चिम बंगाल में है। 2023 में होयसला मंदिर समूह, ये कर्नाटका में है। 2024 में मोइदम जो कि असम में है। और 2025 में अभी मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने। तो दोस्तों, पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है, पुरुष और महिला वर्ग दोनों में। ये बात जरूर याद रखिएगा। यानी कि पुरुष वर्ग का विजेता और महिला वर्ग का विजेता कौन है? अर्जेंटीना है। पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 का आयोजन उरुग्वे देश में किया गया था 24 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक। और इसका जो आयोजन किया है, ये पैन अमेरिकन हॉकी फेडरेशन के द्वारा किया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। ललित उपाध्याय ने इंटरनेशनल हॉकी से अभी हाल ही में संन्यास लिया है। भारत की 1975 हॉकी विश्व कप जीत का जश्न मनाने के लिए एक पुस्तक लॉन्च की है, जिसका नाम है मार्च ऑफ ग्लोरी। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप अभी हाल ही में जीती है। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024 की बात करें तो हरमनप्रीत सिंह और सबिता पूनिया वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं। भारत ने 5 बार जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 अभी हाल ही में जीता है। अगला क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है, ये 7 अगस्त 2025 को होगा। और इसका आयोजन ICAR पूसा नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस सम्मेलन का उद्देश्य है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी का सम्मान करना, यानी उन्हें सम्मानित करना। इस सम्मेलन में एक पुरस्कार की भी शुरुआत की जाएगी, जिसका नाम होगा MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार की। तो यह पुरस्कार विकासशील देशों के वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाएगा। बात करते हैं MS स्वामीनाथन की, तो ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में।
और इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम, तमिलनाडु में, और 28 सितंबर 2023 को इनका चेन्नई में निधन हुआ था। इन्होंने हाई प्रोडक्टिविटी वाले गेहूं और चावल की किस्मों को डेवलप किया था, जिससे भारत में हरित क्रांति हुई थी। इन्हें कुछ सम्मान भी दिए गए हैं, जैसे पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में, विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में, और भारत रत्न इन्हें 2024 में प्रदान किया गया था मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन है, मध्यम दूरी परमाणु बल संधि से कौन सा देश अलग हो गया है? आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, तो रूस ने अभी हाल ही में INF संधि से अलग होने का फैसला किया है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि हाल ही में अमेरिका के द्वारा 2 परमाणु पनडुब्बियों को रूस के तटों के पास तैनात किया है। यानी कि रूस के पास 2 परमाणु पनडुब्बियों को अमेरिका ने तैनात कर दिया है। इससे रूस हो गया है नाराज और उसने INF संधि से अलग होने का फैसला किया है। अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा दिसंबर 1987 में INF संधि हुई थी, जो कि 1988 में लागू हुई थी। यानी कि ये जो संधि है ये अमेरिका और सोवियत संघ, उस समय जो रूस था वो सोवियत संघ था, तो ये 1987 में इस पर सिग्नेचर हुए थे। 1988 से ये संधि लागू हुई थी। दोस्तों, इस संधि के तहत 500 से 5500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों पर बैन लगाया गया था और दोनों पक्षों ने जून 1991 तक ऐसे हथियारों को खत्म करने का भी फैसला किया था। दोस्तों, रूस की बात करें तो राजधानी इसकी मॉस्को है और करेंसी है रूसी रूबल, और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन, और ये पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित है और इसकी सीमा 16 देशों से लगती है। रूस भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम दे चुका है, जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर के तैयार की है और रूस को पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, जिसका विघटन 1991 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और किस संस्थान ने अग्नि शोध रक्षा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। तो अग्नि शोध रक्षा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इसका उद्घाटन 4 अगस्त 2025 को सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा IIT मद्रास में किया गया है और इस अनुसंधान केंद्र को बनाने में भारतीय सेना और IIT मद्रास ने सहयोग किया है। इसका उद्देश्य है कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो आधुनिक तकनीक है उस पर अनुसंधान किया जाए, इसके अलावा इनोवेशन को भी बढ़ाया जाए। चलिए दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो इसरो के अध्यक्ष V नारायणन ने IIT मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया है। IIT मद्रास ने 410 मीटर हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक का काम पूरा किया है। IIT मद्रास भारत का पहला 155 mm स्मार्ट बारूद बनाएगा। IIT मद्रास श्रीलंका के कैंडी में अपना कैंपस खोलेगा। तंजानिया के जांजीबार द्वीप पर IIT मद्रास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया गया है, यानी कि फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस जो है वो तंजानिया के जांजीबार द्वीप में स्थापित किया गया है IIT मद्रास का। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा कछुआ किस राज्य के जेलियांग सामुदायिक अभ्यारण्य में लाया गया है? आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो मुख्य भूमि एशिया का सबसे बड़ा कछुआ, एशियाई विशालकाय कछुआ, नागालैंड के जेलियांग सामुदायिक अभ्यारण्य में फिर से लाया गया है। तो यहाँ पर लगभग 10 कछुओं को छोड़ा गया है और आपको याद रखना है कि इन कछुओं को जंगल के छोटे हाथी भी कहा जाता है। ये जो एशियाई विशालकाय कछुआ है ये भारत में, खासकर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम में पाया जाता है। इसके अलावा म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो इसी कछुए को अभी हाल ही में कहाँ पर छोड़ा गया है? नागालैंड के जेलियांग सामुदायिक अभ्यारण्य में। अगर हम इस कछुए की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में इसकी जो स्थिति है वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त बताया गया है इसको। इसका जीवन काल 80 से 100 वर्ष का होता है। यह कछुआ भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने जारी किया है?
तो ये इंडेक्स जारी किया है नीति आयोग ने। किसने जारी किया है दोस्तों? नीति आयोग ने। तो 5 अगस्त 2025 को इसको जारी किया गया है नीति आयोग ने। और इसका जो उद्देश्य है वो है राज्यों की इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पॉलिसी है उसको ट्रैक करना। इसके अलावा राज्यों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इनोवेशन किस प्रकार से हो रहा है, इन सभी को ट्रैक करने के लिए भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में सुमन बेरी, और इसके जो सीईओ हैं वो हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग का मुख्य काम भारत सरकार के लिए नीतिगत और कार्यनीतिक सलाह देना। यह भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है, यानी कि भारत सरकार को सलाह देने के लिए ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 1 अगस्त 2025 से स्टेबल कॉइन अध्यादेश लागू करने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा हांगकांग। ठीक है, तो हांगकांग में 1 अगस्त 2025 से स्टेबल कॉइन अध्यादेश लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है स्टेबल कॉइन को रेगुलेट करना। स्टेबल कॉइन क्या है? तो एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इसका जो मूल्य होता है वो किसी स्थिर संपत्ति से जुड़ा होता है। स्थिर संपत्ति से जुड़ा होने का मतलब ये है कि इसका मूल्य जैसे अमेरिकी डॉलर का मूल्य है उसी प्रकार से होगा, या फिर इसका मूल्य सोने के बराबर होगा। तो ये किसी न किसी स्थिर संपत्ति से जुड़ा होता है। जैसे ही उसका मूल्य घटता बढ़ता है उसी प्रकार से स्टेबल कॉइन का भी मूल्य घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? तो क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है जो क्रिप्टोग्राफी तकनीक के द्वारा डेवलप की जाती है, या किसी केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेट नहीं होता है। और भारत में क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में माना गया। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी करके ऐप पर जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इसको प्राप्त कर लें। इसके लिए कूपन कोड यूज कर रहे हैं रैनी 600, तो आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कल के करंट अफेयर्स को। सत्यपाल मलिक कौन थे जिनका निधन हो गया है? पूर्व राज्यपाल। फीफा ने महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट एकेडमी कहाँ खोली है? हैदराबाद। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार कौन बना है? प्रत्यय अमृत किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? बिहार। यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ का खिताब किसने जीता है? वेदिका भंसाली। और गिंटोटास पलुकास किस देश के पीएम थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है? लिथुआनिया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कब शुरू हुआ था जिसने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 2018। अपना घर पहल हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं डिस्कस करेंगे। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित, 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, 1916 में होम रूल लीग का निर्माण, 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता जिसे लखनऊ पैक्ट बोला जाता है, 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन, 1919 में रोलेट अधिनियम, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, 1920 में खिलाफत आंदोलन और 1920 में ही असहयोग आंदोलन, 1922 में चोरी चोरा कांड, 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति, 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन, 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया था, 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि द्रव धातु के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये मरकरी यानी पारा को माना जाता है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी करो ऑफिशियल। इसके अलावा जीके जीएस की ये सभी ई बुक भी आपको ऐप पर मिलेंगी। दोस्तों, आप ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं।
यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।